भेजा था, कुछ तथ्य भेजा था मैं ऑनलाइन, और आज भी मैं आप लोगों को कुछ बताता हूँ। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी क्या है, पहले उसको जानना आवश्यक है, उसके बाद ही हम उसके विषय वस्तु पर चलेंगे। तो देखिए, अभी मैं ग्रुप पर मैं आप लोगों को भेजा था, कार्यालयी हिंदी, प्रयोजनमूलक हिंदी। इसी का दूसरा नाम है कार्यालयी हिंदी। इसको बस तुरंत समझ लेंगे हम लोग, पढ़ेंगे तो समझ ही जाएँगे आप लोग। देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी जो है, इसको हम लोग फंक्शनल कहते हैं। फंक्शनल से ही प्रयोजनमूलक बना है। फंक्शनल हिंदी से तात्पर्य है, हिंदी के उस स्वरूप से है जो विज्ञान, तकनीकी, विधि, संचार एवं अन्य गतिविधियों में प्रयुक्त होती है। ध्यान देंगे फिर से कि प्रयोजनमूलक हिंदी जो है, वो हिंदी का एक अलग स्वरूप है। जो सामान्य हम लोग कहानी और उपन्यास, नाटक में जो भाषा पढ़ते हैं, या फिर जो हम लोग सामान्य हिंदी समझते हैं, उससे यह थोड़ा-सा अलग है। अलग किस मायने में है? विज्ञान के क्षेत्र में, तकनीक के क्षेत्र, तकनीक मतलब टेक्निक, उसके क्षेत्र में, किसी विधि व्यवहार के क्षेत्र में, या संचार, जिसको हम लोग मीडिया कहते हैं। तो इस क्षेत्र में कैसी भाषाओं का उपयोग किया जाता है, अन्य गतिविधि में किस प्रकार की भाषा उपयुक्त होती है, उसे हम लोग प्रयोजनमूलक हिंदी कहते हैं। और इसी को, प्रयोजनमूलक हिंदी को ही हम लोग कामकाजी हिंदी भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? कामकाजी हिंदी, या इसी को हम लोग कार्यालयी हिंदी भी कहते हैं। अब ध्यान देंगे कि व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरती जाने वाली भाषा को, व्यक्ति द्वारा विभिन्न रूपों में बरते जाने वाले भाषा को भाषा विज्ञानियों ने स्थूल रूप से सामान्य भाषा और प्रयोजनमूलक भाषा, इन दो भागों में विभक्त किया है। अब बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अलग-अलग रूप में भाषा का उपयोग किया जाता है। तो भाषा विज्ञान ने जो है मूल रूप से, स्थूल रूप से दो भागों में भाषा को बांटा है। एक सामान्य भाषा, एक प्रयोजनमूलक। प्रयोजन मतलब होता है किसी खास उद्देश्य से। अभी आप देखिए, अभी तुरंत बता दूंगा मैं। कुछ लोग भाषा को बोलचाल की भाषा कहते हैं, कुछ साहित्यिक भाषा, और प्रयोजनमूलक भाषा, इन तीन भागों में विभाजित करते हैं। हम लोग पहले सामान्य भाषा पढ़ेंगे, और उसी सामान्य भाषा को हम लोग बोलचाल की भाषा कह सकते हैं। उसी से अलग हुआ है एक साहित्यिक भाषा, और एक होता है प्रयोजनमूलक भाषा। तो भाषा के मुख्यतः अभी हम लोग प्रयोजनमूलक में तीन प्रकार पढ़ेंगे। पहला बोलचाल की भाषा, दूसरा साहित्यिक भाषा, और तीसरा प्रयोजनमूलक भाषा। जिस भाषा का प्रयोग किसी विशेष प्रयोजन के लिए किया जाए, उसे प्रयोजनमूलक भाषा कहा जाता है। विशेष प्रयोजन से, किसी खास उद्देश्य से, खास मकसद से, किसी खास कार्य से। उसे प्रयोजनमूलक भाषा कही जाती है। यह एक सर्वमान्य तथ्य है कि प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, वाक्य गठन और भाषा प्रयोग बदलता रहता है। क्योंकि हमें जिस प्रकार का कार्य करना होगा, जिस प्रकार के प्रयोजन अर्थात जिस प्रकार के काम रहेंगे, हमें जिस प्रकार की पत्र, आलेख, पत्र पत्रिकाएं, आवेदन, जो भी समाचार आदि रहते हैं, उसके अनुसार अर्थात प्रयोजन के अनुसार शब्द चयन, है ना, वाक्य गठन और भाषा का प्रयोग बदलता रहता है। कैसे बदलता है, क्यों बदलता है, उदाहरण बस सब कुछ आपके सामने धीरे धीरे आते रहेगा। इसका प्रयोजनमूलक हिंदी का अन्य बहुत सारे नाम है जो आपके सामने दिए हुए हैं। पहला है व्यवहारिक हिंदी, इसी को कहते हैं कामकाजी हिंदी, प्रयोजनी हिंदी, प्रयोजन परक हिंदी, प्रायोगिक हिंदी और प्रयोग परक हिंदी। ये सभी इनका ही नाम है, प्रयोजनमूलक हिंदी का ही नाम है ये सब। तो इसका इतिहास क्या रहा, पहले ये जान लेते हैं, है ना। क्योंकि किसी भी चीज की परिप्रेक्ष्य जानने की आवश्यकता होती है कि वह है क्या, वास्तव में कहाँ से आई। तो इतिहास जानते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी की क्या इतिहास रही है। भारत की राजभाषा के पद पर आसीन होने से पूर्व हिंदी सरकारी कामकाज तथा प्रशासन की भाषा नहीं थी। स्वाभाविक सी बात है। जब राजभाषा के पद पर जब हिंदी आई, तो उससे पहले जो भी काम होती थी, सरकारी कामकाज, वो सभी हिंदी में नहीं होती थी। क्योंकि मुगल शासकों के समय फारसी या उर्दू
और अंग्रेजों के समय अंग्रेजी राजकाज की भाषा थी, समझ गए। और स्वतंत्रता के बाद जो है हिंदी भाषा की हिंदी भाषा जो है भारत की राजभाषा बन गई। कल ही हम लोग हिंदी दिवस के विषय में बात कर रहे थे और बोल चर्चा हुई थी कि 14 सितंबर 1949 को उसे राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया और प्रथम बार हम लोग 1953 में हिंदी दिवस मनाने लगे और 26 जनवरी 1950 को लागू हो गया संविधान हम लोगों का। तो जब राजभाषा बनी, इसके फलस्वरूप हिंदी को साहित्य लेखन के साथ साथ अब तक अनछुए क्षेत्रों से होकर गुजरना पड़ा। अनछुए क्षेत्र था साहित्य लेखन के साथ साथ, मतलब जो हमारी मूल साहित्य थी उसमें तो लेखन हो ही रही थी हिंदी में पहले से भी, क्योंकि जो जो भी आप लोग कभी मूल रचनाएं हम पूछेंगे साहित्यिक में तो सब आप स्वतंत्रता से पहले की ही बताएंगे कि गोदान है, गबन है, उपन्यास में, नाटक में आप जो बोले, कहानी में कफन है ना? तो बहुत सारे ऐसे हैं जो उस समय के हैं। अभी आप लोग के सिलेबस में लगा हुआ है, उसने कहा था जो कि प्रथम विश्व युद्ध के समय का है, फिर उसके बाद कानों में कंगना है राधिका रमन प्रसाद का, गुंडा है जयशंकर प्रसाद का, सभी स्वतंत्रता से पहले की कहानी है। तो साहित्य लेखन का तो काम हो ही रहा था, लेकिन जो राजभाषा बनने के बाद जो भी अनछुए क्षेत्र थे, जहाँ तक हिंदी नहीं पहुँची थी, जिस क्षेत्र को नहीं छुई थी अभी तक, वहाँ से भी होकर उसे गुजरना पड़ा। जैसे आधुनिक ज्ञान विज्ञान, है ना? उस समय में जो भी रिसर्चें हो रही थी साइंस के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, वहाँ हिंदी भाषा में बिल्कुल भी बातचीत नहीं होती थी, क्योंकि अंग्रेज का शासन था और उस समय में बिल्कुल अंग्रेजी में सारी बातें हुआ करती थी। और प्रौद्योगिकी, सरकारी कामकाज तथा प्रशासन, विधि, दूर संचार, व्यवसाय, वाणिज्य, खेलकूद, पत्रकारिता आदि, इन सभी क्षेत्र में जो है हिंदी इस सभी क्षेत्रों से होकर गुजरी, सभी पर अपना छाप छोड़ने का यथासंभव प्रयास करती रही। इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी की अवधारणा सामने आई कि हमें हिंदी का क्या प्रयोजन है, क्या उद्देश्य है, और इन सभी क्षेत्रों में ही हमको मूल रूप से हिंदी का कामकाज कैसे करना है, क्या करना है, बस यही प्रयोजनमूलक है। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश के भाषाविद श्री मोटूरी सत्यनारायण के प्रयासों ने सन 1972 ईस्वी में प्रयोजनमूलक हिंदी को स्थापना दी। बिल्कुल याद रखेंगे कि मोटूरी सत्यनारायण ने प्रयासों सन 1972 ईस्वी में प्रयोजनमूलक हिंदी को स्थापना दी। उन्हें चिंता थी कि हिंदी कहीं केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए, उसे जीवन के विविध कार्यायों, मतलब फंक्शन, हमारे जो गतिविधि है उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ होना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, अभी हम लोग जो हिंदी भाषी राज्य है अपना लगभग सभी काम क्या करते हैं, हिंदी में करते हैं, लेकिन ये ऐसा पहले नहीं था। तो इसका सबसे पहला प्रयास किसने किया? मोटूरी सत्यनारायण ने 1972 में। उनका यही उन्हें चिंता है यही बात, इसी बात की थी कि हिंदी कहीं केवल साहित्य की भाषा बनकर न रह जाए, उसे जीवन के सभी गतिविधियों से होकर गुजरना चाहिए और उसकी अभिव्यक्ति में समर्थ होना चाहिए, उतना ताकतवर हिंदी को बनाना चाहिए। और बनारस में सन 1974 ईस्वी में आयोजित एक संगोष्ठी के बाद प्रयोजनमूलक हिंदी के क्षेत्र में क्रांतिकारी विकास हुआ। कि प्रयोजनमूलक हिंदी की संकल्पना आने के पहले भारत के विश्वविद्यालयों के हिंदी विभागों के अंतर्गत स्नातकोत्तर स्तर पर मुख्य रूप से हिंदी साहित्य एवं 8 प्रश्न पत्रों में से केवल एक प्रश्न पत्र में भाषा विज्ञान के सामान्य सिद्धांतों एवं हिंदी भाषा के ऐतिहासिक विकास का अध्ययन अध्यापन हो रहा था। लेकिन मोटूरी सत्यनारायण ने यह विचार सामने रखा कि साहित्य एवं प्रशासन के क्षेत्रों के अलावा अन्य विभिन्न क्षेत्रों के प्रयोजनों की पूर्ति के लिए जिन भाषा रूपों का प्रयोग एवं व्यवहार होता है उनके अध्ययन और अध्यापन की भी आवश्यकता है। क्या कहें, ध्यान दीजिए। जिस प्रकार से भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, अन्य साहित्यिक गतिविधि हम लोग पढ़ते हैं, उसी प्रकार से प्रयोजन मूलक हिंदी एक पत्र ऐसा होना चाहिए 8 में से एक, जिस पर मूल रूप से बातें उसी पर होनी चाहिए। जैसे आप लोगों के सिलेबस में भी 8 पेपर में से एक पेपर लगा हुआ है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो यही बात करते हैं कि मतलब उसके जो इतिहास पहले से रहा है उसको कायम, उसको कैसे समृद्धि मिले, उसके लिए उन लोगों ने अथक प्रयास जारी रखा। हिंदी भारत की राजभाषा ही नहीं, संपर्क भाषा और जन भाषा भी है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है? संपर्क भाषा। हम लोग जब आपस में मिलते हैं तो क्या करते हैं? हिंदी में वार्तालाप करते हैं। और जन भाषा भी है।
अधिकांश जनता जो है हिंदी में बहुत बात करती है। हिंदी केवल साहित्य की भाषा न रहे, बल्कि जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रभावी रूप से प्रयुक्त हो, तभी इसका विकास सुनिश्चित होगा। सुखद सूचना यह है कि विविध विश्वविद्यालयों ने हिंदी के पाठ्यक्रमों में प्रयोजन मूलक हिंदी को स्थान दिया जा रहा है। स्वाभाविक है, लगभग सभी जगह प्रयोजन मूलक हिंदी एक अलग से पत्र बन करके सभी के सिलेबस में सेट है। यह स्नातकोत्तर की बात है, आप लोग तो स्नातक में प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रहे हैं, अभी आप लोग के सिलेबस में लगा हुआ है पेपर 6 पेपर है आप लोगों का, बिल्कुल पढ़ना है। और इसी से जुड़ी हुई बस थोड़ी सी हट करके एक संचार माध्यम लेखन है जो आप लोगों को 7वां पेपर लगा हुआ है। संचार माध्यम लेखन, मीडिया लैंग्वेज क्या है, उसमें कैसे लिखेंगे, लिखते हैं, मीडिया में लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है, उसका उपयोग कैसे होता है, 7वें पेपर वो पढ़ना है, उस पर बहुत अच्छे से बात करेंगे, सब समझ में आ जाएगा बारी बारी से। तो प्रयोजन मूलक हिंदी आज भारत के बहुत बड़े फलक और धरातल पर प्रयुक्त हो रही है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संवादों का पुल बनाने में आज इसी की महती भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो पत्र आदान प्रदान होता है और उसकी जो संवाद है, उसमें सबसे अहम भूमिका प्रयोजन मूलक हिंदी की ही है। आज इसने कंप्यूटर, टेलेक्स, तार तार आप लोग नहीं समझते होंगे, पहले के जमाने में इसी से चिट्ठियां भेजी जाती थी, बात की जाती थी। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीप्रिंटर, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, डाक, फिल्म और विज्ञापन प्रचार जिसको हम लोग बोलते हैं, एड, टीवी पे ऐड आता है ना, विज्ञापन, उस सभी आदि में जनसंचार के माध्यमों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। कौन? प्रयोजन मूलक हिंदी। इन सभी की भाषाओं पर प्रयोजन मूलक हिंदी का ही प्रभाव है, क्योंकि ये सभी जो अभी देख रहे हैं विधा, इस सभी में एक विशेष प्रयोजन से भाषा का प्रयोग किया जाता है। आप लोग जब समाचार सुनते होंगे तो बहुत ही देखते होंगे कि छोटा छोटा शब्द बोल रहे हैं और परफेक्ट शब्द बोल रहे हैं ताकि समाचार समझ में आ जाए, है ना। हम लोग की जो बोलचाल की भाषा है, जो जिस रूप में बात करते हैं, वैसे समाचार सुनते हैं क्या? नहीं सुनते हैं। उसकी एक अलग शैली होती है। टीवी पर जब कोई समाचार आता है तो उसकी अलग शैली होती है। रेडियो पर बात होती है तो उसकी अलग शैली होती है। तो ये सभी चीज, जैसे हम अगर नाटक पर जाए, नाटक में जाए तो उसकी एक अलग शैली है। नाटक तो दृश्य विधा है, बहुत बहुत सामने से देखा जाता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर में हिंदी कैसे आई, दूरदर्शन, रेडियो, अखबार, अखबार में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाए, क्योंकि उपन्यास जैसे भाषा का तो अखबार में उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उपन्यास तो उपन्यास का अर्थ समझने में समय लगता है कविताओं को वगैरह में, लेकिन अखबार की समाचार में, नित्य समाज में समाचार में उस प्रकार की भाषा का उपयोग हम नहीं कर सकते। बहुत सारी बातें हैं जो आप लोग को धीरे-धीरे समझ में आएगी। शेयर बाज़ार अभी आप लोग सुनते होंगे नया। रेल, हवाई जहाज, बीमा उद्योग, बैंक आदि औद्योगिक उपक्रम, रक्षा, सेना, इंजीनियरिंग आदि प्रौद्योगिकी संस्थान, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र, आयुर्विज्ञान, कृषि, चिकित्सा, शिक्षा, विश्वविद्यालय, सरकारी और अर्ध सरकारी कार्यालय आदि कोई भी क्षेत्र हिंदी से अछूता नहीं रह गया है। चिट्ठी पत्री, लेटर पैड, स्टॉक रजिस्टर, लिफाफे, मुहरे, नाम पत्र, है ना, नेम प्लेट जिसको बोलते हैं हम लोग, स्टेशनरी के साथ साथ कार्यालय ज्ञापन, है ना, परिपत्र, आदेश, राजपत्र, अधिसूचना, अनुस्मारक, प्रेस विज्ञप्ति जिसको हम लोग प्रिंटिंग मशीन कहते हैं वो, निविदा, नीलाम, अपील, कौन आया अब? समय से आया कीजिए, है ना, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा, नीलाम, अपील, केबल ग्राम, मंजूरी पत्र, सब पावती आदि में प्रयुक्त होकर अपने महत्व को स्वतः सिद्ध कर दिया विजय मूलक हिंदी। कुल मिलाकर यह पर्यटन बाजार, तीर्थ स्थल, कल कारखाने, कचहरी आदि अब प्रयोजन मूलक हिंदी की जद में आ गए हैं, मतलब उसके क्षेत्र में, उसके भीतर समाहित हो गए हैं, और सभी प्रयोजन मूलक हिंदी की सहायता से अपनी अपनी शैली को अपनाते हैं, और हिंदी के लिए बहुत ही शुभ है ना। हिंदी के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इन सभी गतिविधियों में हिंदी का शामिल होना आवश्यक था। ध्यान रहे, जब मुगल शासन था तब हमारे यहाँ फारसी उर्दू की बातें होती थी, अंग्रेज आए तो अंग्रेजी में होती थी, उसके बाद पूर्ण रूप से हिंदी जो है इस सभी ऑफिशियल लैंग्वेजेस, है ना, कार्यालयी हिंदी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल हिंदी बोलेंगे आप लोग। तो सभी ऑफिशियल जगह जो है अब हिंदी इंग्लिश दोनों में, हिंदी अंग्रेजी दोनों में बातें होती रहती है। अब है प्रयोग के क्षेत्र। अब प्रयोजन मूलक हिंदी के विविध रूपों का आधार उनका प्रयोग क्षेत्र होता है। विविध रूपों में अलग अलग प्रकार से इनका
अलग अलग क्षेत्र भी हैं उपयोग करने के। प्रयोजन मूलक हिंदी के भेदों की गणना संभव नहीं है। कितने भेद हैं इसके, वह पॉसिबल ही नहीं कि वो सब गिन नहीं सकते। अध्ययन के लिए किसी विवेच्य के भेद करने होते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के प्रयोग के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित हैं। अब इसके अलग अलग कुछ क्षेत्र हैं जो प्रमुख क्षेत्र हैं, ध्यान रखिएगा। इसके भेद कितने हैं वो गिनना असंभव है, लेकिन जो मूल है उसके बारे में। साहित्यिक प्रयोग, साहित्य में किस प्रकार से है ये देखेंगे हम लोग। साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। ध्यान दीजिएगा कि किसी भी, जरूरी नहीं है कि प्रत्येक भाषा का साहित्य हो, जरूरी नहीं है, लेकिन प्रत्येक साहित्य की एक भाषा होती है, समझ गए। तो क्या है कि साहित्य किसी भी भाषा की अनिवार्य आवश्यकता है। और यह तो कह दिया कि भाषा में, भाषा है तो साहित्य होना चाहिए, लेकिन बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जिसकी अपनी साहित्य नहीं रची गई है, बस वो बोलचाल में सीमित है, समझे। साहित्यिक भाषा काफी विशिष्टताएं लिए होती है, इसलिए वह लेखकों तथा विशिष्ट पाठकों तक सीमित रहती है। स्वाभाविक सी बात है कि साहित्यिक भाषा काफी विशिष्ट होती है, क्योंकि वो बोलचाल की भाषा तो होती नहीं है, तो सभी के समझ में नहीं आएंगे। जो पढ़े लिखे बुझनुक होंगे उन्हीं को समझ में आएगा, तो यह सबको समझ में आसानी से नहीं आती। तो ये विशिष्ट पाठकों तक ही सीमित है, जो अच्छे पढ़ने वाले होते हैं। साहित्यिक भाषा में जन सामान्य के जीवन के साथ साथ दर्शन, राजनीति, समाजशास्त्र तथा संस्कृति का आलेख पाया जाता है। बिल्कुल। साहित्यिक भाषा अब विशिष्ट पाठकों के लिए ही क्यों है, क्योंकि उसमें जन सामान्य के जीवन के साथ साथ, जो सामान्य मानव के लिए तो उसमें लिखा ही होता है बात, उसके साथ साथ दर्शन होता है। आपको देखने की एक दृष्टि होती है, आपको कई दृष्टियों से एक ही बात पर देखना होगा, ध्यान देना होगा। राजनीति की बातें जाननी होगी, किस प्रकार से कहाँ पर कौन सा क्या हुआ। समाज शास्त्र, हमारे समाज के पूरा एक जो क्षेत्र है उसके विषय में जानना, हमारी जो कल्चर है, संस्कृति है, उसका आलेख पाया जाता है। इसीलिए यह विशिष्ट पाठकों तक ही सीमित रहती है। हिंदी भाषा की साहित्यिक प्रयुक्ति की परंपरा बहुत ही पुरानी है। वही बात है, आप लोग सब जानते हैं साहित्य बहुत पहले से लिखा जा रहा है। हिंदी साहित्य का प्रारंभ हम लोग कब से मानते हैं, लगभग 1000 ईस्वी से। लगभग 1000 वर्ष पुराना हम लोग का साहित्य का इतिहास रहा है। अब है वाणिज्यिक प्रयुक्ति। वाणिज्य में भी इसका उपयोग होता है। वाणिज्य या व्यापार कहिए, है ना, व्यापार आप लोग जानते ही होंगे, बिजनेस। हिंदी भाषा के प्रयोग का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है वाणिज्यिक प्रयुक्ति। इसके अंतर्गत व्यापार, वाणिज्य, व्यवसाय, परिवहन, बीमा, बैंकिंग तथा आयात निर्यात, है ना। क्योंकि हम मान लीजिए किसी एक दूसरे देश से दूसरे देश कोई भी सामान भेज रहे हैं, मंगवा रहे हैं, तो उस सभी क्षेत्र में भी जो है अब इसका समावेश होता है। इन क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा अन्य क्षेत्रों में प्रयुक्त भाषा से काफी भिन्न होती है। कि जैसे हम लोग अभी बोल चाल की भाषा कर रहे हैं, तो वैसा वैसी भाषा का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अलग अलग प्रकार की भाषाओं का उपयोग किया जाता है। उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाती है, प्रयोजन मूलक हिंदी। जैसे सोने में उछाल, चांदी मंदा, तेल की धार ऊंची आदि। अब देखिए ये तो साहित्यिक भाषा नहीं है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, चीनी का दाम गिर गया, इसे बोलते हैं। अब दाम कहीं गिरता है, कम होता है ना, लेकिन क्या बोलते हैं, चीनी का दाम गिर गया। सोने में उछाल, बताइए, सोने में कहीं उछाल आया है, लेकिन क्या इससे क्या प्रतीत क्या होता है कि सोना अब महंगा हो गया, है ना, सस्ता महंगा। चांदी मंदा हो गया, तेल की धार ऊंची। तो इस प्रकार की विशिष्ट भाषा है ना, आ गया ना विशेष प्रयोजन, किसी खास मकसद उद्देश्य से बोला जाता है, बस यही प्रयोजन मूलक है। हिंदी भाषा की वाणिज्यिक प्रयुक्ति का क्षेत्र काफी विस्तृत और अत्यंत लोकप्रिय है। लोकप्रिय, अभी आपको पढ़ाएंगे तो बड़ा मजा आएगा, धीरे धीरे अभी बस 2-3 शब्द सुने हो तो बड़ा अच्छा लगा होगा। पढ़िएगा तो बहुत बहुत ही आनंद आएगा। बहुत ही मतलब बोले थे जब इसको शुरू करेंगे तो लगभग 5-7 क्लास में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा 6 पेपर का, 10 क्लास में। उसके बाद है कार्यालयी प्रयुक्ति, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऑफिशियल वाला। कार्यालय मतलब ऑफिस। अब ऑफिस में कैसे इसका उपयोग करते हैं हम लोग, ध्यान देंगे। हिंदी भाषा की अत्यंत आधुनिक एवं सर्वोपयोगी प्रयुक्ति में ऑफिस, ऑफिसल, ऑफिशियल प्रयुक्ति आता है ना, कार्यालयी प्रयुक्ति। कार्यालयी हिंदी का प्रयोग सरकारी, अर्ध सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज में होता है, जहाँ हिंदी में मसौदा लेखन, टिप्पण लेखन,
पत्राचार, संक्षेपण, प्रतिवेदन, अनुवाद आदि करना पड़ता है। ये सभी आप लोगों को अलग से पढ़ना ही पड़ेगा टॉपिक इसी पेपर में। टिप्पण क्या है, प्रारूपण क्या है, पल्लवन क्या है ना। मसौदा लेखन आप लोग पढ़ते होंगे, ड्राफ्टिंग, है ना। ड्राफ्टिंग आप लोग पढ़ते होंगे, उसी को बोलते हैं मसौदा लेखन। तो इन सभी भाषा में जो है ये सभी सृजन मूलक हिंदी के अंतर्गत ये सभी आते हैं। और सरकार और राज्य सरकार के सरकार या कोई भी गैर सरकारी संस्थान भी अगर होता है, उसमें अगर कार्यालय ऑफिशियल कोई काम होता है, उसमें भी अब हिंदी की उपयोगिता सिद्ध होती है। फिर है प्रशासनिक भाषा और बोलचाल की भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। स्वाभाविक सी बात है कि हम लोग जो बोलते हैं और जो लिखते हैं, वो भी लिखने में हम लोग जो लिखते हैं वो अलग है। प्रशासनिक भाषा, समझ रहे हैं ना, जो प्रशासन उपयोग करती है। प्रशासन मतलब कोई भी ऑफिस किसी दूसरे ऑफिस से बात करेगा, कोई मैनेजर दूसरे मैनेजर से बात करेगा एज अ ऑफिसर, कोई गवर्नमेंट दूसरे गवर्नमेंट से बात करती है, सरकारें आपस में, तो वो प्रशासनिक भाषा है। और हम लोग जो बोलते हैं उसमें बहुत सारे, आप लोग भी जानते होंगे ना, उसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। कार्यालयी भाषा अपनी विशिष्ट परिभाषिक शब्दावली, पद रचना तथा आदि होते हैं। स्वाभाविक सी बात है, थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज का उसमें इस्तेमाल किया जाता है, तो उसमें थोड़े से अलग प्रकार की शब्दावली का उपयोग किया जाता है। फिर है जनसंचार एवं विज्ञापन प्रयुक्ति। ये आवाज अच्छे से पहुंच रही है आप लोगों तक या कोई दिक्कत भी है? नहीं भैया, आ रही है अच्छे से। समझ में आ रही है हम क्या पढ़ा रहे हैं? जी भैया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। आगे है जनसंचार एवं विज्ञापन प्रयुक्ति। अब जनसंचार, लोगों से कैसे बात किया जाता है। और फिर विज्ञापन में, विज्ञापन मतलब प्रचार, इसमें किस प्रकार से भाषा का उपयोग किया जाता है। सुनिए, बड़ा आनंद आएगा धीरे धीरे। अब विज्ञापन और जनसंचार के क्षेत्र में हिंदी का भरपूर उपयोग हो रहा है, समझ रहे हैं। आज हिंदी के समाचार पत्र विश्व के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले पत्र बन गए हैं। कितनी गर्व की बात है ये। आकर्षक वाक्य विन्यास, है ना, ऐसे वाक्य का उपयोग जो हमें आकर्षित करते हैं। शब्दों का उचित चयन तथा वैशिष्ट्य पूर्ण प्रवाहमय भाषिक संरचना, है ना, विशिष्ट भाषा का उपयोग, प्रवाहमयी भाषिक संरचना, जो सहज ही लोग पढ़ लेते हैं, प्रवाह में हो जाते हैं। जैसे नदी यूं ही बह जाती है ना, प्रवाह करती है, वैसे ही हमारी जो भाषा है बस यूं ही बस चलती जाती है, सभी को समझ में आ जाती है। आदि विज्ञापन की भाषा के मुख्य तत्व हैं। ये सभी जो हैं आकर्षक वाक्य विन्यास, ऐसी वाक्य की चयन होता है जो हमें आकर्षित करे। जैसे हम लोग प्रचार, कोई भी प्रचार मान लीजिए करता है, क्या कहते हैं कि प्रचार करते हैं ना विक्स की गोली का, विक्स चॉकलेट का, कितना आकर्षित बनाता है। बस एक एक वाक्य बोला, फिर चॉकलेट खाना शुरू कर दिया, प्रचार के सब प्रति आकर्षित हो गए। शब्दों का उचित चयन, कि कौन सा शब्द, उसमें पूरा वाक्य पूरा नहीं करना है, वाक्य बस एक छोटा सा वाक्यांश लेना है जो लोगों को आकर्षित करे, समझ गए। इस प्रकार की जो है वो विज्ञापन भाषा का रूप माना जाता है। विज्ञापन की भाषा के तत्व माने गए हैं ये सभी, है ना। आप लोग नोट करते मत, ये सबको आप बस, आप लोग को भी कॉपी में ये सब चीज अपने अपने हिसाब से नोट करना है। परीक्षा में पूछी जाएगी, बताएंगे प्रश्न का उत्तर भी कैसे लिखना है वो भी बताएंगे, अभी बस जानकारी लेते चलिए। तो वर्तमान युग में अभी हिंदी के विज्ञापन भाषा का रूप जनसंचार के माध्यमों, जनसंचार मतलब हम लोगों से कैसे बात कर सकते हैं, ध्यान देंगे। समाचार पत्र के माध्यम से, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा आदि आते हैं। ये क्या होता है ना, किसी किसी भी घटना को, किसी भी काल चक्र को, किसी भी मूल उद्देश्य को, पूरे जन समूह को, किसी एक व्यक्ति को नहीं, जन समूह, उसका क्या माध्यम है, मीडिया। मीडिया में क्या आता है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, दूरदर्शन, दूरदर्शन मतलब टीवी जिसको बोलते हैं, और सिनेमा, ये पर्दे पर दिखाए जाते हैं या टीवी पर भी दिखाए जाते हैं, धारावाहिक भी आता है इसी में। ये सभी है जो जनसंचार के पास, जन समूह के पास संचार पहुंचाने का माध्यम है। और विज्ञापन के लिए तो बताया ही है, उसको भी अलग से हमको करना है। उसके बाद है विधि एवं कानूनी भाषा प्रयुक्ति। अब ध्यान देंगे यहाँ पर कानूनी भाषा, इसके अंतर्गत विधान, है ना, कानून, फिर कानूनी प्रक्रिया, जैसे न्यायालय में बहस होता है ना, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, उसमें निर्णय,
आदि की भाषा आती है। निर्णय जज जो निर्णय देता है वो सब। आज हिंदी का उपयोग कई उच्च न्यायालयों में होने लगा है, पहले नहीं होता था। पहले सभी जगह अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज सर की सरकार थी, अंग्रेज के जज उसके वकील, तो सभी अंग्रेजी में होते थे। अभी भी अंग्रेजी में ही होते हैं, लेकिन अब हिंदी भी बहुत जगह न्यायालयों में प्रयोग होने लगा। सर्वोच्च न्यायालय में भी सभी निर्णयों का हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद प्रदान किया जा रहा है। ठीक ना। पहले ये व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब उच्च सर्वोच्च न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, वहां भी जो है अब इस चीज की भारतीय भाषा में अनुवाद प्रदान किया जाता है। विधि में प्रयुक्त अंग्रेजी शब्दावली के स्थान पर, है ना, विधि मतलब हम लोग की जो क्रियाकलाप, जो भी व्यवस्था थी, उसमें अंग्रेजी शब्दावली के स्थान पर हिंदी शब्दावली तैयार की गई है और उसका प्रयोग भी हो रहा है। ठीक। अब वैज्ञानिक एवं तकनीकी भाषा प्रयोग। अब तकनीकी के बारे में जानिए। वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिंदी से तात्पर्य हिंदी के उस स्वरूप से है जिसका प्रयोग विज्ञान और तकनीकी विषयों को अभिव्यक्त करने के लिए किया जाता है। विज्ञान और तकनीक ना, टेक्निकल कोई भी चीज होता है ना, कोई भी मशीन बनते हैं, कोई बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जो बड़े बड़े प्रोडक्ट बनाते हैं, उस उन सभी जगहों पर अब जो है टेक्नोलॉजी में कई साइंटिस्ट बैठते हैं वहां पर। इन सभी जगह भी अब धीरे धीरे हिंदी विषय का उपयोग किया जाने लगा। 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग की स्थापना की गई। यह बहुत महत्वपूर्ण है, नोट कर लीजिएगा। 1961 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, है ना, शिक्षा विभाग जो था, उसके अधीन ये वैज्ञानिक और तकनीक शब्दावली आयोग की स्थापना कर दी गई। विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी की भाषा सामान्य व्यवहार की भाषा से सर्वथा भिन्न होती है। स्वाभाविक सी बात है कि भाई विज्ञान की भाषा है, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है, तो थोड़ी सी अलग तो होगी। सामान्य बोलचाल की भाषा, व्यवहारिक भाषा तो बिल्कुल अलग होती है। अब आप ही एक उदाहरण ले लीजिए, मान लीजिए विद्यापति ने मैथिली में लिखा पदावली, तो क्या अभी जो हम लोग मैथिली क्षेत्र के बहुत सारे इसमें जुड़े हुए हैं, तो क्या मैथिली में जैसे हम लोग बात करते क्या वैसे ही विद्यापति ने लिखा है? नहीं ना, बिल्कुल अलग लिखा हुआ है। तो वो जो एक साहित्य लेखन की भाषा है, एक उदाहरण दे रहे हैं, उसकी भाषा अलग है, हमारी बोलचाल भाषा अलग है। वैसे ही यहाँ पर बिल्कुल, अब वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में तो बिल्कुल अलग होता है ना। इसी प्रकार से समझ लीजिए उदाहरण के साथ। अतः इसके लिए हिंदी संस्कृत के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय शब्दावली का प्रयोग होते हुए शब्दावली का निर्माण किया गया। अंतरराष्ट्रीय शब्दावली, ऐसी भाषा जो पूरे विश्व में बोली जाती हो, तो हिंदी और संस्कृत के साथ साथ अन्य शब्दावली का प्रयोग, शब्दावली का निर्माण किया गया साथ में। अब इसकी कुछ विशेषताएं वो देख लीजिए, है ना, कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। वैज्ञानिकता। अब मूलक शब्द पारिभाषिक होते हैं, है ना, किसी वस्तु के कार्य कारण संबंध के आधार पर उनका नामकरण होता है, जो शब्द से ही प्रतिध्वनित होता है। ये शब्द वैज्ञानिक तत्वों की भांति सार्वभौमिक होते हैं। हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पारिभाषिक शब्दावली मतलब परिभाषा देकर के समझाना जो होता है ना, उसे पारिभाषिक शब्दावली कहते हैं। कोई भी ऐसी बात है जिसे हम परिभाषा के अनुरूप समझाते हैं। तो प्रयोजन मूलक जो शब्द है मूल रूप से वह परिभाषिक है, जिससे हम लोग परिभाषा के हिसाब से देखते हैं, जो आप लोग को हम शुरुआत में ही बता चुके थे। अब वैज्ञानिकता जो शब्द है, तो वैज्ञानिकता तत्वों की भांति सार्वभौमिक है ना। तत्व एक कंटेंट के हिसाब से सभी जगह ये फैला हुआ है। इसका आगे बढ़ते हैं। अनुप्रयुक्तता, उपसर्गों, प्रत्ययों, उपसर्गों का अनुस्वार पड़ेगा, छूटा हुआ, उपसर्गों, प्रत्ययों और सामासिक शब्दों की बहुलता के कारण हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली स्वतः अर्थ स्पष्ट करने में समर्थ। स्वाभाविक सी बात कि जो भी शब्द है प्रयोजन मूलक शब्द हिंदी में जो उपयोग की जाती है, उसमें उपसर्ग, प्रत्यय और जो सामासिक शब्द है, जो यूं ही उपयोग होने वाले शब्द है, उसकी बहुलता है बहुत सारी। तो उसके कारण प्रयोजन मूलक की शब्दावली स्वतः अपने आप अर्थ प्रकट कर देती है, अपने उसमें सक्षम है, अलग से उसको आवश्यकता ना। इसलिए हिंदी की शब्दावली का अनुप्रयोग सहज। हिंदी की शब्दावली है, जो मतलब जो भी शब्द आप लोग देखते हैं उस सभी का संगठन शब्दावली कहलाती है। तो वह अनुप्रयोग है, सहज, मतलब बिना
कोई अलग से प्रयास किए अलग से कुछ प्रयोजन किए हुए बिना ही वह अपने आप में एक बहुत ही साधारण सी बात है, सहज है। तो क्योंकि अब दूसरी भाषा में रहे तो फिर दिक्कत होगा ना। हिंदी है तो बिल्कुल सहज है हम लोगों के लिए। वाच्यार्थ प्रधानता, अब वाच्यार्थ प्रधानता क्या है, ये सब विशेषता है अपने मूलक हिंदी की, बस क्योंकि देखिए इतनी बारीकी में आपको जाना नहीं है, बस यूं ही पढ़ लीजिए एक बार। अब वाच्यार्थ मतलब क्या हुआ, जो वाच्य है ना, जो सेंटेंस, उसका अर्थ की प्रधानता होती है। हिंदी के पर्याय शब्दों की संख्या अधिक है। पर्याय मतलब एक शब्द का ही जब दूसरा शब्द का होता है, दूसरा नाम होता है, वो बहुत अधिक है संख्या उसकी। अतः ज्ञान विज्ञान के विविध क्षेत्रों में उसके अर्थ को स्पष्ट करने वाले भिन्न पर्याय चुनकर नए शब्दों का निर्माण संभव है। क्योंकि अगर विज्ञान के क्षेत्र में अलग अलग हम नाम रख देंगे, तो मान लीजिए कि विज्ञान में कोई बायोलॉजी है, कैंची का नाम कुछ दूसरा रख दिया जाए तो क्या होगा। डॉक्टर मान लीजिए कुछ और नाम रख दिया जाए, डॉक्टर कभी ऑपरेशन कर रहा है, कैंची मांगे कुछ दूसरा चीज दे दे, तो बेचारा का ऑपरेशन का कुछ और निकल जाएगा, दिक्कत हो जाती है। तो कुछ ऐसे शब्द का प्रयुक्त किया प्रस्तुत कर दिया जाता है जो उसका बिल्कुल वही अर्थ निकले, उसका पर्याय ना हो, पर्याय हो लेकिन मूल अर्थ उसका वही निकले, जो वास्तव में बोलचाल की भाषा में सहज ही उपयुक्त की जाती है। इसलिए हिंदी का जो वाच्यार्थ है भ्रांति नहीं उत्पन्न करता। क्या समझे, वाच्यार्थ जो वाच का अर्थ है उसमें भ्रांति उत्पन्न नहीं होती। अब सरलता और स्पष्टता है ना, अब वही बात अभी कह रहे थे, सरलता कितनी होती है। ध्यान दीजिएगा कि हिंदी की प्रयोजन मूलक शब्दावली सरल और एकार्थक है। एकार्थक मतलब एक अर्थ वाले हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी में जितने भी शब्द उपयोग किए जाते हैं वो सभी एक अर्थ वाले होते हैं, तो दूसरे कोई अर्थ नहीं निकलते और सरल होते हैं, जो प्रयोजन मूलक भाषा का मुख्य गुण है। ठीक, प्रयोजन मूलक भाषा में अनेकार्थकता दोष है, हिंदी शब्दावली इस दोष से मुक्त है। भाषा में अनेकार्थकता दोष है मतलब बिल्कुल अनेकार्थक नहीं होता, और हिंदी शब्दावली दोष से मुक्त है। हिंदी शब्दावली जो है इसमें इस प्रकार के दोष नहीं है। इस तरह प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में हिंदी एक समर्थ भाषा है, बिल्कुल। स्वतंत्रता के पश्चात प्रयोजन मूलक भाषा के रूप में स्वीकृत होने के बाद हिंदी में न केवल तकनीकी शब्दावली का विकास हुआ, वरन विभिन्न भाषाओं के शब्दों को अपनी प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया है। स्वाभाविक सी बात है कि हिंदी में फारसी के भी बहुत सारे शब्द हैं, उर्दू के भी हैं, अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हैं। हम लोग जब बोलचाल की भाषा में उपयोग करते हैं तो बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो अंग्रेजी में होते हैं, उर्दू में होते हैं। तारीख बोलते हैं ना, उस दिन गोपाल काले बड़ा बढ़िया था, उस दिन मतलब बहुत अच्छे से उदाहरण दे दे करके समझा रहा था, हंसी भी आ रही थी लेकिन अच्छा लग रहा था। तो वैसे ही होता है, तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसको अपने अनुरूप, अपने नेचर के हिसाब से उसमें ढाल करके शामिल कर लिया गया है। तो आज प्रयोजन मूलक क्षेत्र में नवीनतम उपलब्धि, टाइम बहुत हो गया, नवीनतम उपलब्धि इंटरनेट तक की शब्दावली हिंदी में उपलब्ध है और निरंतर नए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आगे जो बातें हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान, इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। तो अभी चलेगी प्रयोजन मूलक हिंदी 2-4 दिन, ये बहुत सारी बातें करनी बाकी है, अभी धीरे धीरे बात आगे बढ़ेगी। तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और इस आप लोगों को भेज दिया गया है तो इसको आप लोग फिर से पढ़िए, संभव हो तो इसको नोट्स भी बनाइएगा, ठीक ना।